हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो गए हैं 8 फरवरी को, लेकिन इसके बाद जो भी पार्टी जीतेगी और हुकूमत बनाएगी, उससे मुल्की हालात पे क्या असर हो सकता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या बहुत सारे सवालात हैं इस इलेक्शन के हवाले से कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। इमरान खान साहब जेल में थे, चले जेल में थे या हैं, बट उनकी पार्टी के लोगों को क्यों कॉर्नर किया गया? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ना सिर्फ ये पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले या दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, ये क्वेश्चन वो भी रेज कर रहे हैं और मेरे ख्याल ये सवाल शायद गलत भी नहीं है। क्या हो सकता है, क्या नहीं, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, इलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और हमारी जैसी कमजोर डेमोक्रेसी होती है उनके लिए फिर उसकी इंपॉर्टेंस शायद और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस कोई कहता है होगा, कोई कहता है नहीं होगा, इस दिन होगा या इस दिन नहीं होगा। 8 फरवरी के हवाले से भी यही चीजें हम सुनते हुए लास्ट 3-4 मंथ से कि इलेक्शंस होंगे या इलेक्शंस नहीं होंगे, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, सारी चीजें चलती रही। लेकिन चले, फाइनली वो दिन आ गया कि वो इलेक्शन कम से कम इलेक्शन हो गए। फ्री एंड फेयर और बाकी क्या क्या हुआ वो एक साइड पे रख लेते। सर, कैसा देख रहे हैं आप इस पूरे प्रोसेस को? आप इंडिया में, क्योंकि आप लाजमी सी बात है वहां पे वोट भी करते होंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस को भी देखते होंगे, लेकिन क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के हवाले से? हाँ, बिल्कुल। देखो, फ़क़त इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शन नवंबर में होने थे और फिर इसको पोस्टपोन करके फ़रवरी में किया। कुछ जी। अटकलें लगाई जा रही थी, हो सकता है ये फ़रवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, मगर ये तो सच्चाई है, इलेक्शन फ़रवरी में हुए और बिल्कुल जी। जिस प्रकार से हुए हैं, उनका तो हम एक प्रकार से कमेंट कर सकते हैं। देखो, ये बिल्कुल। सच्चाई है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं, वो कभी भी फेयर एंड फ्री इतने नहीं हुए, क्योंकि यस। फ़ौज का जो इंटरफेरेंस रहा है। 1970 के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, जब से प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई इलेक्शन की, अगर आप देखें, चाहे तो फौज डायरेक्टली रूल कर रही थी या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर आप 2018 की बात करें, तो उस तरफ फौज का झुकाव जो था इमरान खान के ऊपर था, पीटीआई के तरफ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो नवाज शरीफ की जो पार्टी थी वो उंगली उठा रही थी, बार बार ये कह रही थी कि हमें फेयर चांस नहीं मिल रहा, हमारी जो रैली हैं उनको भी एक प्रकार से रोका जा रहा है। अब जी। वही बात उल्टी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ कि जो इमरान खान हैं उसके चेयरमैन वो जेल में हैं, उनको सजा मिल चुकी है 10 साल और 14 साल जी। तोशाखाना केस और साइफर केस में। उनकी जी। थर्ड मैरिज को भी इनवैलिड कर दिया है। जी। उनके जो इलेक्शन कमीशन ने जो उनका सिंबल था, इलेक्शन सिंबल बैट, उसको भी नहीं रिकग्नाइज किया। तो मतलब यह है कि आज की तारीख में जो पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तरफ से लड़ा है। और ये भी सच्चाई है कि जो पाकिस्तान की 42% पॉपुलेशन इलिटरेट है, तो बड़ा मुश्किल है उनको करना। तो ये सच्चाई है कि ये इलेक्शन जो फेयर एंड फ्री नहीं था, ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका सुनने में आया है, आप ज्यादा जानते होंगे कि जी। उसका अगर आप लोगों से पूछें तो वो काफी पॉपुलर लीडर अभी भी थे बिल्कुल बिनस्बत सही कह दूसरी रहे पार्टी। हैं। मगर यस। उन अनफॉर्चुनेटली उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि जो भी पाकिस्तान की आर्मी चाहती है पाकिस्तान में, वही होता है। क्योंकि 2018 में सब यही कहते थे कि जो इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं आए, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फौज ने सिलेक्ट किया है। और वही बात आज की तारीख में कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है पीएमएलएन की तरफ, नवाज शरीफ की तरफ, कि पाकिस्तान की आर्मी उनको वापस लेके आई। उनके अगेंस्ट जी। जो केस थे, पनामा के केस में, जहां पर उनको एक प्रकार से लाइफ के लिए बैन कर दिया था, वो सेल्फ एग्जाइल में चले गए थे लंदन में, वहां से वापस आए, सभी केस उनके बरकरार हो गए और एक प्रकार से मतलब कि वो सारे केस रद्द कर दिए गए और वो इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है
कि एक बात तो माननी पड़ेगी, इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन की इतनी काबिलियत और क्षमता को आपको मानना पड़ेगा, हुए। मगर ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है, आप ज़्यादा जानते हैं कि इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और कहीं बिल्कुल, न कहीं फेयर फ्री इलेक्शन नहीं थे। दूसरा, कहीं न कहीं उँगली उठाई जा रही थी कि जो मोबाइल है नेटवर्क, उसको भी बिल्कुल। सस्पेंड कर दिया गया। उससे काफ़ी नुकसान हुआ है पीटीआई के वर्कर्स को। मगर उसकी तरफ, दूसरी तरफ जो जो बताता है गवर्नमेंट, वो कहती है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान में 2 लास्ट 48 आवर्स में हमले हुए, बिल्कुल, जहाँ पर 20 से 30 आदमी मारे गए, आज भी 5 पुलिसमैन गए। तो ये क्लेम और काउंटर क्लेम है, मगर ये सच्चाई है। पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। पिछली बार ओके। 2018 में पाकिस्तान की आर्मी का झुकाव इमरान खान के ऊपर था, हुँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इस बार जी, पाकिस्तान का झुकाव पीएमएल-एन के ऊपर है, नवाज शरीफ की पार्टी पे। और ऐसा लगता है कि हो सकता है नवाज शरीफ की पार्टी जीतेगी और वो अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मगर वो तो समय ही बताएगा काउंटिंग के बाद। मगर जी। दिखने में तो ऐसा ही लगता है फ़कत। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, अगर मियाँ साहब के हवाले से बात की जाए तो उनके दौर में थोड़े से हालात पाकिस्तान इंडिया के बेहतर हुए। लेकिन डू यू थिंक कि अगर जो एक थोड़ा-सा एक लोग बात कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि जी पहले 2018 में इमरान खान फेवरेट थे एस्टेब्लिशमेंट के, इन 2024 में नवाज़ शरीफ फेवरेट है एस्टेब्लिशमेंट के। तो हुँ। डू यू थिंक इससे फिर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, फिर ईरान है, फिर अफगानिस्तान है, उनके साथ कुछ बेहतरी आ सकेगी? मुझे लगता है, क्योंकि सबसे, ओके, अगर आप देखें, नवाज शरीफ जो है वो सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर हैं। और राइट, वो जब भी पावर में रहे हैं तो उन्होंने कोशिश की है कि भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छी करे। जी, वो एक प्रकार से अमेरिका के भी फेवरेट है। अमेरिका के ओके, साथ भी उनके बड़े रिलेशनशिप, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। और इसी प्रकार से ईरान और अफगानिस्तान, हुँ, अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से चलें और पॉलिटिकल अक्यूमेंट देखें, तो मुझे लगता है नवाज शरीफ इज द बेस्ट चॉइस। क्योंकि वो ओके, एक प्रकार से हो सकता है आने हुँ, वाले समय में अच्छा गवर्न करें, और वो चाहेंगे कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हों। मगर ओके, प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में असली में वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी करती है। क्योंकि एक प्रकार चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, जो पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी, असली में ये होता है, चाहे डिफेंस हो या फॉरेन अफेयर हो। देखो, ये सबको पता है, हर देश के पास आर्मी है, पर हुँ, पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। जो पाकिस्तान में असली पावर इस्लामाबाद नहीं, बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। मगर जी, फिर भी मुझे लगता है कि नवाज शरीफ जो हैं, उनके पास इतनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और अक्यूमेंट है, और वो इस हालात को देखते हुए कि पाकिस्तान में आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इकोनॉमिकली बहुत ही कमजोर है। आज $112 बिलियन का कर्जा है, $4 बिलियन फॉरेन रिजर्व रह गया हुँ, ओनली। इंपोर्ट्स घट गए हैं, एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट जो होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो ऑलमोस्ट ठप है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। तो ऐसे जी। में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो नवाज शरीफ हैं, वो इस चीज को अच्छा कर पाएंगे। वो हो सकता है इकोनॉमी को भी समझे ले आए बाहर, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपका 30% से ज्यादा है, रुपी 44 सर, 77, अभी जो रिसेंटली है 44%। 44%। या और दूसरा कि रुपी एक साल में 77% या गिर गया है, 300 रुपए एग्ज़ैक्टली। से ज्यादा $1 है। और इसी प्रकार से लगता ऐसा है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत हाँ, बोल्ड हो रहा है। ये बहुत बड़ी है। बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जी। फ्रीडम स्ट्रगल लगा है। अगर आप ये सारी चीजें देखें तो ऐसा लगता है कि अगर कोई टॉलेस्ट लीडर है पाकिस्तान में, तो वो फिर मुझे लगता है आज की तारीख में नवाज शरीफ है। और हो सकता है वो कोशिश करें तो रिलेशनशिप बढ़ सकते हैं। मगर जैसे मैंने बताया, फाइनल कॉल तो पाकिस्तान की आर्मी का ही होता है। जी। अच्छा जनरल या साहब, मतलब वहाँ पे मोदी साहब 3rd टर्म के लिए बहुत ज़्यादा एक मज़बूत कैंडिडेट के तौर पे नज़र आ रहे हैं एज़ ए प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में मियाँ साहब के हवाले से बातें हो रही हैं।
और दोनों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें पास्ट में, तो आपस में उनकी इंटरेक्शन कंपैरेटिवली बेहतर है। अगर हम इमरान खान की बात करें तो कोई मोदी साहब ने कोई बात उनसे नहीं की, फ़ोन पे किसी किस्म का वो मतलब एक्सचेंज ऑफ जिसे कहते हैं कि वो नहीं हुआ। लेकिन जो आप बता रहे हैं, क्या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अब भी वही माइंडसेट लेके मतलब आगे बढ़ेगी जो 1990 में था या 2000 में था या 2010 में था, या इसके अंदर कोई तब्दीली हो सकता है कि हो? हाँ, एक मिनट। जी, जी सर। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, देखो, जी, एक चीज़ तो है कि अभी बदलाव तो आएगा, क्योंकि जी, जिस हालात में अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाहेगा कि उसके रिलेशनशिप इम्प्रूव हों, भारत से भी, ईरान ओके, से भी, अफ़गानिस्तान से भी। यस, मगर पाकिस्तान को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बन के आता है, ये तो 2-3 दिन में पता लग जाएगा किसकी पार्टी जीतती है। जी, बिल्कुल, मगर जिस प्रकार से हम बातचीत कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अ, एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, अगर पाकिस्तान को भारत से रिलेशनशिप इम्प्रूव करने हैं, तो आतंकवाद को बंद करना पड़ेगा। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगर बंद नहीं होता, तो अब जी, तक भारत के साथ उनकी बातचीत नहीं हो सकती। और ये जी, एक बहुत बड़ा आपस के अंदर फ्रिक्शन पॉइंट है। भारत बार-बार कहता है कि आतंकवाद जो पाकिस्तान से आ रहा है, और वो वाक़ई आ हुँ, रहा है। अभी भी लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी वो कश्मीर घाटी में नहीं बढ़ पा रहे, तो रजौरी, पुंछ में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सच्चे मन से आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, जिस प्रकार से वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। तो ओके, आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर नवाज़ शरीफ की आती है और वो आतंकवाद का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर लेते हैं, मुझे बहुत होप लगती है कि रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। क्योंकि जी, अगर रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो पूरे इलाके में शांति आएगी, तो सबको फायदा है, इसमें कोई शक नहीं। भारत को भी फायदा है, पाकिस्तान को भी बिल्कुल, है, ईरान को, अफगानिस्तान को। पर यह समझना चाहिए, भारत बहुत बड़ा देश है, उसका जो इकोनॉमिक ट्रेड है वो दूसरे देशों से चलता है। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, अमेरिका से है, हमारा श्रीलंका से, बांग्लादेश से। तो पाकिस्तान को फायदा होगा अगर अच्छे रिलेशन होते हैं। हमें भी फायदा होगा, मगर पाकिस्तान को ज्यादा। तो ये झांकना पड़ेगा पाकिस्तान को कि क्या वो रिलेशनशिप बढ़ाना चाहेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अगर बंद करते हैं पाकिस्तान, तो मुझे लगता है चांसेस हैं। अच्छा, जनरल साहब आपने कहा कि मियाँ साहब जो है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो अमेरिका के भी फ़ेवरेट हैं। तो क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान के इस वक़्त के जो ताल्लुकात हैं, मेरे ख़्याल में वो किसी से ढके-छुपे नहीं हैं। बहुत जिसे कहते हैं कि एक बड़ा क्लोज़ किस्म का टाइज़ है आपस में। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हम ये चीज़ देखें कि वहाँ पर मतलब उनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात या फिर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात जिसे कहते हैं कि इसमें बेहतरी आए। तो क्योंकि अमेरिका हमेशा हमने ये चीज़ देखी है अमेरिका और मिडल ईस्ट उनका इन्फ्लुएंस रहता है पाकिस्तान में। अब उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ भी अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है इन नियर फ्यूचर कि हम देखें कि यहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि एक पूरा सिस्टम बन जाए, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी इंडिया के ज़रिए हो और इंडिया की कनेक्टिविटी पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया और इन कंट्रीज़ तक हो। देखो, वो तो मुझे नहीं लगता। फ़कर एक बात है कि अगर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते हैं। देखो, अभी भी अमेरिका पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट मानता है। वो जी, क्योंकि उसको अफ़गानिस्तान में अगर कंट्रोल रखना है, अफ़गानिस्तान के ऊपर सर्विलेंस रखना है, तो उसको पाकिस्तान का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और बिल्कुल, अभी भी पाकिस्तान, जब अल जवाहिरी को मारा गया था काबुल के अंदर, बिल्कुल। तो उस समय जो ड्रोन थे, वो पाकिस्तान से ही उड़े थे। जी, और ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान को अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अगर न्यूक्लियर हथियार गलत टेररिस्ट के हुँ, हाथ में लग जाते हैं, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो वो भी एक पूरे रीजन के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका हरदम चाहेगा पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी रखना, रिलेशनशिप रखना। और जिस प्रकार से अभी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के,
तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि पहले पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ज्यादा वेपन्स जो है पाकिस्तान अमेरिका से लेता रहा है, एड भी मिलती रही है, तो वो एक प्रकार से कनेक्टिविटी और वो लिंक फिर बन सकता है। मगर ये सच्चाई है कि जो कनेक्टिविटी आपकी अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियन स्टेट में है, वो नहीं हो पाई पाकिस्तान में, इसीलिए भारत ने चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया और वो एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान में, बाईपासिंग पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट करना। तो वो तो भारत उसके ऊपर लगा हुआ है। अब सच्चाई ये है, मुझे लगता है अगर पाकिस्तान को रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं तो उसको अपना ये आतंकवाद का जो है उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और वो भारत ही नहीं बोला, वो ईरान भी बोला है, जिस प्रकार से सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है वो भी बहुत सक्रिय है बॉर्डर एरिया में, ईरान की तरफ भी जा रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर पॉइंट किया, उन्होंने वहां से स्ट्राइक भी की। अफगानिस्तान के साथ भी कोई अच्छे रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम करता है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बेसी दे रहा है अफगानिस्तान, और वहां से फिर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। अफगानिस्तान पलटवार करता है कि वो डूरन लाइन नहीं मानते, और दूसरा वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वहां से सारे के सारे ये जो लोग सेटल हो चुके थे उनको भेज रहा है, और उनके साथ आतंकवादी भी भेज रहा है अफगानिस्तान में। तो ये सच्चाई है, ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। मगर ये अगर पाकिस्तान अच्छे रिलेशन रखना चाहता है तो सबसे पहले उसको आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्या उनके पास इतनी ताकत है? क्योंकि मैं जो बता रहा हूं कि असलियत में जो फाइनल डिसीजन वहां की एस्टेब्लिशमेंट लेती है, डीप स्टेट लेती है पाकिस्तान की आर्मी। अब आसिम मुनीर क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा, मगर अच्छे रिलेशन होते हैं तो सारे रीजन में फायदा होगा। और नवाज शरीफ अगर आते हैं तो चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उनके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी काफी अच्छे रहे हैं, और भारत के साथ भी उन्होंने कोशिश की थी, लगता है जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मगर ऐसा लगता है कि उनके आने से एक प्रकार से दोबारा बिगिनिंग हो सकती है, और होनी चाहिए। अच्छा, जनरल साहब एक लास्ट क्वेश्चन है और इस हवाले से आपने टेररिज्म की बात की। पाकिस्तान ईरान के साथ इस मसलों में उलझा हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी, और सबसे बढ़कर एफएटीएफ से हम मेरे ख़्याल 2 ढाई साल पहले हम उसकी ग्रे लिस्ट से निकले हैं। तो आप जो ये वाली बात कर रहे हैं कि जी टेररिज्म, तो क्या दुनिया की नज़र इस बात पे नहीं है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने की वजह हमारी यही थी कि टेरर फाइनेंसिंग और ये जब ये चीज़ें ख़त्म की गई तो हम उसकी ग्रे लिस्ट से निकले हैं। तो फिर कैसे इंडिया इस बात को लेके जाता है कि नहीं जी नहीं, यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो इस बात की मुझे थोड़ी-सी आपसे गाइडलाइन चाहिए। देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट पे था, वो भारत ने तो करा नहीं। वो तो नहीं, बिल्कुल सही क्योंकि कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, जी, वो जी। तो क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए था, और जी, काफी टाइम रहा, और उसके निकलने का भी कारण अमेरिका था। ओके। अमेरिका ने कोशिश की, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान निकले, और हाँ, वाकई पाकिस्तान ने भी कुछ एक्शन लिए। पर जो मेन एक्शन है, जो टेररिस्ट पे, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद पे, उस पे अभी तक पाकिस्तान ने कोई सीरियसली कोई एक्शन नहीं लिया। जी, ये समझना पड़ेगा, और इसलिए वो अभी भी देखो 100 में से 80 जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के साथ उनके लिंक्स हैं या पाकिस्तान हुँ, में हैं। अगर आप इलेक्शन देखें, पिछली बार 2018 में हुआ था, तो लश्कर तोबा जो हाफिज सईद की पार्टी है, वो और जमात उल दावा, वो मिली मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, और मिली मुस्लिम लीग को उस टाइम जो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो फिर उन्होंने अल्लाह अकबर तारीख से इलेक्शन लड़ा। तो एक प्रकार मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म हो रहा था, और वाकई हाँ, वो कोई सीट नहीं जीते, पर 4 से 5% वोटें तो मिली उनको। और हुँ, इसी प्रकार इस बार पाकिस्तान मरकज़ाए मुस्लिम लीग, उसके अंदर हाफिज सईद ने जो पार्टी बनाई, एक पॉलिटिकल पार्टी, जी, और उसके अंदर अभी ताला सईद जो कि हाफिज सईद के लड़के हैं, और उनके सन इन लॉ है, वो भी इलेक्शन लड़े हैं उससे। तो ये बिल्कुल। सच्चाई है कि आतंक, ऐसा कौन सा देश है जहां आतंकवाद का कोई
ग्रुप एक पार्टी बनाए और वो इलेक्शन लड़ने करे। कोई देश और ऐसा अलाउ नहीं करेगा। तो ये एक अंदर झांक के देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि किस प्रकार से पाकिस्तान मरकज़ाए मुस्लिम लीग को इस बार इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी है। ये अलग बात है, पाकिस्तान का अवाम जो है वो मैच्योर्ड हो चुका है शायद, वो उसको वोट नहीं देता और वो वोट जीतते नहीं नहीं। देता। तो हाँ, बिल्कुल। तो ये असलियत में जी। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को रिलेशन तो तभी इंप्रूव हो सकते हैं सभी तरफ, अगर आतंकवाद को छोड़ दे। और दूसरा, अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डाला था, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस में बढ़ते जाएंगे तो आप डिफॉल्ट करेंगे। क्योंकि अगर अभी आप देखें $112 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है, आपको $4 बिलियन हर साल देने हैं इंटरेस्ट ही। वो इतना इंटरेस्ट तो दे नहीं पाएंगे, और डिफॉल्ट करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ना आईएमएफ लोन देगा, ना वर्ल्ड बैंक। हमें पाकिस्तान को लेसन सीखना चाहिए श्रीलंका से। श्रीलंका भी टूटने के कतार पे था, मगर भारत ने उसको $4 बिलियन दे के मदद की। मगर आज श्रीलंका रिवाइवल के मोड पे है, वो रिवाइवल के पाथ पे है। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी अभी बड़ी जोरों से कोशिश करनी पड़ेगी। अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि अभी तक तो वो बार बार कहीं कटोरा लेके पैसा मांगते हैं, पैसा मिल गया है, मगर ये नहीं समझना ये लोन है, इनका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक राइट। क्राइसिस। और बिल्कुल इसी सही। के कारण ऐसा लगता है सोशल डिसऑर्डर हो सकता है। कभी कोई जी। बात करते हैं कि भी पाकिस्तान में ऐसी हालात है, 4 टुकड़े हो जाए, कहीं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिले। ऐसा ये बातें इसलिए ज्यादा उठती हैं, उसकी वजह दो ही हैं कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। आज बहुत ज्यादा हालात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के इकोनॉमी के। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो भी पार्टी जीतेगी, उसको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। एक तो टेररिज्म पे कंट्रोल करना है पाकिस्तान में, और जी। दूसरा गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क बंद करना है। और सही। तीसरा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को संभालना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे डाउन करती रही, देखो आप ही जानते हो, फकर बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था, जब वहां से निकला तो उसकी हालात क्या थे। वो पाकिस्तान एग्ज़ैक्ट। से बहुत कमजोर था, आज बिल्कुल सही। उसकी इकोनॉमी बहुत आगे है। तो बिल्कुल, ऐसा पाकिस्तान से सीखना ज़्यादा। चाहिए। काफी अच्छी है इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, भारत से भी एग्ज़ैक्टली। मुकाबला कर रहा था। मतलब कि ये है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए उनको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ये आपका जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसको बंद करना पड़ेगा, और अपने पड़ोसियों से रिलेशन इंप्रूव करने पड़ेंगे। मुझे लगता है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो भी पार्टी आती है। बिल्कुल सही। और हाँ, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि नेबरिंग कंट्री से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और इंटरनल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके सिक्योरिटी सिचुएशन और प्लस इकोनॉमी में पड़ता है। और जो फ़ैसले, सख्त फ़ैसले तो जनरल साहब बहुत लिए जाते हैं, जनता को हमेशा जिसे कहते हैं कि सूली पे लटकाया जाता है, बट उसका फ़ायदा कुछ लोगों को या पहुँचता है, और जो मेजॉरिटी होती है वो सिर्फ़ कुर्बानियाँ दे रही होती है। अनफॉर्च्यूनेटली ये चीज़ चल रही होती है। खैर एनीवे, आपके टाइम का जनरल साहब बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फकर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।